नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। राजस्थान में अब तक भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। अब इससे भी आगे बढ़कर यह तय हुआ है कि राजस्थान में पार्टी की चुनावी गतिविधियों को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ही संभालेंगे। भाजपा ने अपने शीर्ष 4 नेताओं को 4 प्रदेशों की कमान सौंपने का फैसला किया है। इसके तहत पीएम मोदी को राजस्थान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष को तेलंगाना की कमान सौंपी गई है। इन चारों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान के चुनावी जमीन पर भाजपा और कांग्रेस को ही जनता सत्ता सौंपती रही है। राजस्थान में मौजूद अन्य दलों की ओर से तीसरे मोर्चे की संभावनाओं पर बात तो होती है, लेकिन इस पर कभी कोई भी दल आगे नहीं बढ़ पाता है। राजनीति के जानकारों की माने तो एकला चलोरे की जगह ये पार्टियां अगर एक छतरी के नीचे आ जाएं तो चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिल सकते हैं। राजस्थान में परसीमन के बाद देखें तो 2008 से लेकर अब तक हुए 3 चुनावों में 20 से 30% वोट भाजपा और कांग्रेस के अलावा गिरा है। मतलब साफ है कि अगर भाजपा कांग्रेस को छोड़कर बाकी चुनाव लड़ने वाले दल एक छतरी के नीचे आ जाएं तो सरकार बनाने और बिगाड़ने में इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। राजस्थान की राजनीतिक जमीन पर थर्ड फ्रंट को भले ही अब तक कोई विशेष जगह नहीं मिली हो, लेकिन अगर थर्ड फ्रंट की तमाम पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ें तो नतीजा चौंकाने वाला हो सकता है। राजस्थान में बसपा, आरएलपी, आम आदमी पार्टी अलायंस की बात तो करती है, लेकिन आगे बढ़कर अलायंस का नेतृत्व नहीं करना चाहती। बसपा और माकपा तो किसी पार्टी से प्री पोल अलायंस करना ही नहीं चाहती। वहीं हनुमान बेली हो या आम आदमी पार्टी अलायंस की बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में राजस्थान में कोई प्री पोल अलायंस के बिना 2023 के चुनावों में भी थर्ड फ्रंट के हाथ कुछ लगेगा, ये दूर की कौड़ी दिखाई देता है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भले ही सरकार बनाई हो, लेकिन हकीकत यह है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच केवल करीब 1,90,000 मतों का अंतर था। यह अंतर कुल वोट का केवल आधा प्रतिशत ही था। वहीं बसपा, रालोप, सीपीएम, बीटीपी, राष्ट्रीय लोकदल और निर्दलीय लोगों ने मिलकर 20% से ज्यादा वोट हासिल किया था। अगर ये वोट एकजुट होता या दोनों पार्टियों में से किसी एक के साथ चला जाता तो सरकार भी किसी की भी बन सकती थी। राजस्थान की सियासी जमीन पर तीसरा मोर्चा अभी तक कोई परिवर्तन नहीं कर सका हो, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर सभी एकजुट हो जाएं तो भाजपा और कांग्रेस की राहें मुश्किल हो सकती हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी के स्थानीय नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमसे मुकाबला नहीं होगा। तुम कहते हो कि मोदी चेहरा होंगे, मोदी तो प्रधानमंत्री हैं। चुनाव राजस्थान विधानसभा के हैं और आप मोदी का चेहरा आगे ला रहे हो। आप इतने नाकाबिल हो कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हो। सीएम गहलोत यहीं नहीं रुके और ये संकेत भी दिया कि वो आगामी चुनाव अपनी सरकार के कामकाज और कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर लड़ेंगे। उन्होंने कहा, मैं तो प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैंने तो जो काम किए, जैसा प्रदर्शन किया, जनता की भलाई के लिए किया है, सामाजिक सुरक्षा दी है, मैं तो चुनाव उसके आधार पर लड़ना चाहूंगा। गहलोत ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी तो अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, विश्व गुरु हैं, उनको क्यों सामने ला रहे हो आप? कई बार चुनाव जीतने वाले बीजेपी के स्थानीय नेता 25 से 30 साल में भी इतने काबिल नहीं बन पाए कि राज्य का चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि वसुंधरा राजे ने कभी उनकी सरकार नहीं बचाई। मेरा विश्वास जनता पर बताइए, ये चेहरा है मुख्यमंत्री के लायक? जो चेहरा है वो तो घर बैठी हुई हैं। बीजेपी वाले आरोप लगाएंगे कि 2020 के राजनीतिक संकट में मेरी सरकार उन्होंने बचाई, इसीलिए मैं ऐसी बातें बोल रहा हूं। मेरी कोई सरकार नहीं बचाई वसुंधरा जी ने। कैलाश मेघवाल ने अपना विचार दिया था कि हमारे यहाँ विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार गिराने की परंपरा कभी नहीं रही और मैंने इसका स्वागत किया था। कुल मिलाकर राजस्थान में अब आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। चलिए, तो राजस्थान में सियासी आर पार होगा, क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका स्वागत करवा देती हूँ, परिचय करवा देती हूँ। पौरुष भारद्वाज, प्रवक्ता
कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही साथ रवि अरोड़ा, राजनीतिक का विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ अटल खंडेलवाल, प्रवक्ता बीजेपी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अटल खंडेलवाल जी, आप ही के साथ हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। सीएम की तरफ से कहा जा रहा है कि राजस्थान की कमान एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में दे दी गई है। मतलब यानी कि सीधे तौर पर अब राजस्थान का जो कुछ भी मामला होगा, जो कुछ भी चीजें देखने को उतारा जाएगा मैदान में, वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ही देखेंगे। अब तक बीजेपी ने ये साफ नहीं किया है कि राजस्थान में प्रधानमंत्री के सिवा कोई और चेहरा होगा या नहीं। देखिए मैडम, आप समझने की कोशिश कर रही है कि ये केवल शब्दों के अर्थ जादूगरी से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी हमारे यहाँ से केवल इतना एक भी इस तरह का वक्तव्य नहीं है कि प्रधानमंत्री जी मैदान में उतरेंगे, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी अपने काम करेंगे। बात केवल इतनी सी है कि केंद्र ने क्या क्या राज्य के लिए बढ़िया योजनाएं दी हैं, क्या देश के लिए बढ़िया योजनाएं दी हैं, हम केवल उसका जिक्र करने की बात कर रहे हैं। आप देखिए, कांग्रेस ने तो क्या चेहरा उतार दिया, क्या गहलोत जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, केवल अपनी जादूगरी से कोई भी नाम को स्पष्ट करा कर गहलोत जी तो साफ तौर पर गहलोत जी तो ने कहा है कि गहलोत जी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। गहलोत जी को तो साफ तौर पर गहलोत जी कहते हैं कि वही सीएम रहेंगे, वो तो पद से उतरना ही नहीं चाहते। ये तो साफ तौर पर है कि राजस्थान में अगर सीएम पद का कोई चेहरा होंगे तो गहलोत जी होंगे। देखिए मैडम, ये बात कौन कह रहे हैं? गहलोत जी खुद कह रहे हैं। उनकी पार्टी ने कहा है कि नहीं, सीएम बाद में डिसाइड करेंगे। आप याद करिए, उनकी दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी लास्ट मंथ, उसी के अंदर ये निर्णय किया गया था कि गहलोत और पायलट इन दोनों की लड़ाई थी, और ये जो इनका सामंजस्य है वो इसी बात पे था। तो बाद में इनकी मीटिंग में रंधावा साहब, वेणुगोपालन, राहुल गांधी सबने स्पष्ट किया कि चुनाव के बाद डिसाइड किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन है। ये तो अपने मियां मुट्ठू बन रहे हैं, अपने मियां। इसीलिए तो लड़ाई है कि ये गहलोत साहब सेल्फिश व्यक्ति हैं, और इस सेल्फिश जब भी कोई व्यक्ति हो जाता है तो उस स्थिति में सारे लोग उसके अगेंस्ट होते हैं। वो खुद भी ऐसे कार्य करता है जो कि उसकी सेल्फिशनेस को प्रकट करता है। वो केवल अपने बारे में अटल जी एक बात बताइए, 2023 के आखिरी वक्त में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा, ऐसे में अब तक अगर पार्टी की तरफ से कोई चेहरा नहीं दिया जाएगा तो जनता किस हिसाब से ये डिसाइड कर पाएगी कि उसे वोट कौन सी पार्टी को देना है? चेहरा तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नहीं मैडम, ऐसा नहीं होता है ना। जनता वोट देगी राष्ट्रवादी पार्टी को, जनता वोट देगी जो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, जो जनता के लिए काम करते हैं, जो विश्व के लिए भी काम करते हैं। जनता उस तरीके से सोचती है। अब वो जनता नहीं है जो केवल आप उनको मूर्ख बनाने की चेष्टा करो और वो तैयार हो जाए। ठीक है अटल जी, आप मानते हैं कि चेहरे की जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं है चेहरे की, आप मानते हैं कि चेहरे की जरूरत नहीं है? ठीक है, हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं। ठीक है, जिसको भी बोलेगी पार्टी निर्धारित करेगी ना हमारी ऊपर पार्लियामेंट्री बोर्ड, ठीक है, वही चेहरा बहुत स्पष्ट और पारदर्शिता के साथ राजस्थान की जनता को अपने अनुभवों से अच्छा लीड करेगा। पौरुष जी देखिए वक्ता जी, मुझे लग रहा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो हैं ये या तो सच छुपाना चाह रहे हैं या फिर इनको अपनी ही पार्टी के नहीं देखिए अटल जी की बातों को आपने सुना, साफ तौर पर उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया कि अभी तक पार्टी की तरफ से किसी का नाम डिसाइड नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री को राजस्थान के चुनाव में चेहरे के तौर पर नहीं उतारा गया है। फिर आपकी तरफ से ऐसी बातें क्यों हो रही है कि भाजपा के पास प्रधानमंत्री के सिवा कोई चेहरा नहीं है, आम नेता इतने पावरफुल नहीं हुए? एक बार सर उन्हीं से सर पौरुष जी, अटल जी पौरुष जी से ही ये सवाल किया है मैंने, सुनिए जवाब को जी। देखिए वक्ता जी, मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा मतलब अजीब सा लग रहा है कि हमारे जो अटल जी खंडेलवाल जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, बड़े विद्वान हैं, परंतु इनको अपनी पार्टी के इतिहास की जानकारी नहीं है क्या?
इनके यहाँ पे सदा की तरह परंपरा रहती आई है। इन्होंने हर बार, जो पिछली बार भी जो चुनाव हुए उसमें वसुंधरा राजे जी को इन्होंने अपना फेस घोषित किया था। और वसुंधरा जी जो पिछली बार जब देखा हमने कि वसुंधरा जी रूसी इसीलिए थी, वो रूठ गई थी वो कि पहले मुझे सीएम का फेस घोषित करो। फिर जब उनको बाद में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उसके पहले वाले चुनाव में भी उनको जब लाया गया और उसके बाद उन्होंने दौरे करे और भाजपा ने उनको सीएम फेस घोषित किया, तब जाकर के इनकी सरकार आई थी। जैसा कि ये बात कर रहे हैं इस बार की, तो देखिए मुझे लगता है कि इनको ये शायद खुद की पार्टी के स्टेटमेंट नहीं सुनते। आपने भी, आपके चैनल पे भी अनोतवार खबरें आई और आपके चैनल पे नहीं बल्कि तमाम मीडिया चैनलों पे और अखबारों में खबरें छपी है कि भाजपा के नेता तमाम बार, कई बार इस बात को कह चुके हैं कि हम लोग जो है नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और कमल के फूल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। बताइए, और ये कह रहे हैं बोला मोदी जी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, कमल के फूल पर चुनाव लड़ेंगे क्योंकि बीजेपी का वो है, चिन्ह है मोदी जी के चेहरे पे, मोदी जी के चेहरे पे लड़ेंगे। लेकिन इनके नेताओं के कई बार बयान आ चुके, इनके राष्ट्रीय नेताओं के बयान आ चुके। अब मुझे जानकारी नहीं है कि अटल जी जो है खुद की पार्टी की जानकारी नहीं रखते क्या। दूसरी बात देखिए, इन्होंने जैसा कि हमारे लिए कहा कि जब हमारे सीएम साहब हमारे चेहरा रहेंगे क्या, तो मैं उस बात के जवाब में ये कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी का इतिहास उठा करके राजस्थान के बारे में नहीं, आप किसी भी देश के राज्य में उठा करके देख लीजिए, हमारे यहाँ पे सदैव सामूहिक नेतृत्व और चुनाव लड़ने के बाद में जो है चुनाव होने के बाद में हमारा जो है विधायक दल की बैठक होती है, उसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक आता है और वो उस बात को तय, विधायकों की राय लेकर के तय करा जाता है कि विधायक दल का नेता कौन होगा। ऑब्वियसली कि अगर जिस समय हमारी सरकार होती है तो सरकार होने के समय जो हमारी सरकार का जो मुख्यमंत्री होता है उस सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पर हम चुनाव में जाते हैं। तो इस समय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री है, तो ऑब्वियसली कि हम लोग है ना, अशोक गहलोत जी की सरकार ने जन कल्याणकारी हमारी नीतियां रही है, जो हमारे 4.5 साल तक हमारे द्वारा विकास पर कार्य किए गए, हमारी सरकार को हमने सबसे पौरुष जी आप ही बता दीजिए आपने कौन सा चेहरा, आपकी पार्टी की तरफ से किसको चेहरा बनाया जा रहा है विधानसभा चुनाव में? क्योंकि मैडम देखिए, मैं तो आपको भी यही बात कही कि हमारी पार्टी में तो परंपरा ही नहीं रही ना चेहरे की। आप इनसे हमारी तुलना क्यों करें? हमारे यहाँ तो हमारे चुनाव विधायक दल तय करेगा। अरे भाई मैं तुलना नहीं कर रही हूँ पौरुष जी, मैं तुलना नहीं कर रही हूँ, मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ। अटल जी ने जैसे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को चेहरा नहीं बनाया गया, जो बातें सामने आ रही थी उसे उन्होंने साफ कर दिया। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस की तरफ से राजस्थान के लिए किसे उतारा जा रहा है? कोई एक चेहरा होगा या आपने भी अभी डिसाइड नहीं किया है? देखिए, हमारे यहाँ पे तो डिसाइड करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे यहाँ पे तो सेट नियम है, जब से देश में चुनाव होने लगे हैं, और सिर्फ राजस्थान की बात नहीं, देश के तमाम राज्यों में हमारे यहाँ तो सेट नियम है कि भाई हम लोग चुनाव में जाते हैं सामूहिक नेतृत्व के आधार पर जाते हैं, और उसके बाद में जब हमारी सरकार अगर बनती है तो हमारे चुने हुए विधायक जो होते हैं वो अपना विधायक दल का नेता तय करते हैं और उस पर केंद्रीय आला कमान के जो पर्यवेक्षक होते हैं वो उसमें मोहर लगाते हैं और उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाते हैं। ठीक है रवि अरोड़ा जी, राजनीतिक परंतु जहाँ हमारी सरकारें होती है तो हमारी सरकार के जो कामकाज के आधार पर निश्चित तौर पर हम पब्लिक के बीच में जाते हैं और सरकार के मुख्यमंत्री होते हैं, तो नेचुरल है कि उनके कामकाज की समीक्षा जनता करती है। बिल्कुल बिल्कुल। रवि अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि अरोड़ा जी, आपने दोनों ही पक्षों की बातें सुनी, कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी। अब इनकी तरफ से अभी तक चेहरा डिसाइड नहीं हो पाया है, लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर आपसे जानना चाहें कि राजस्थान की जिस हिसाब से स्थिति अभी दिख रही है, तमाम तरीके के कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरह से सियासत पर आने के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, अगर थर्ड पार्टी का मोर्चा बनता है तो इन कांग्रेस या बीजेपी को इसका कोई भुगतान करना पड़ सकता है? देखिए, मैं बताऊं वक्ता जी आपको कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही नेशनल पार्टी हैं, और दोनों ही नेशनल पार्टी होने की वजह से इनकी जो स्थानीय कमेटियां होती है, जहां भी जिस भी स्टेट में इनके इलेक्शन होते हैं, वहाँ की स्थानीय कमेटियां और नेशनल कमेटियां, मतलब सेंट्रल बोर्ड जो इनका बना है, दोनों ही पार्टियों के वो यह तय करते हैं कि हम किसको चेहरा बनाएं और किसको चेहरा ना बनाएं। सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि बीजेपी को ये लगता है कि 2024 के इलेक्शन भी साथ हैं, कुछ ज्यादा दूर टाइम नहीं बचा है, इसलिए क्योंकि मोदी जी को इस समय ब्रांड बन चुके हैं और विश्व स्तर के नेता बन चुके हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी ने कहा, तो अशोक गहलोत जी इस समय पे जो, क्योंकि वो रूलिंग में है, उन्होंने पिछले काफी समय से बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि उनकी लड़ाई जो है इस समय, क्योंकि 2024 की इलेक्शन भी पास में है, ऐसे में उन्होंने दो जगह मोर्चा खोला। एक तरफ उन्होंने बात की वसुंधरा राजे सिंधिया की, तो दूसरी जगह उन्होंने बात की गजेंद्र सिंह शेखावत की। तो दोनों ही बातों में ये तय था कि कहीं ना कहीं वो बरगलाने की इस प्रकार की बात करें कि मुझे लगता है कि इन बातों के कोई तथ्य नहीं रह जाता, क्योंकि ये पार्टी तय करती है कि
चेहरा कौन होगा या कौन नहीं होगा। लेकिन अशोक गहलोत जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच में अब उतरना है, 5 साल पूरे होने वाले हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट की भी बात जिस प्रकार से आपने कही, थर्ड फ्रंट खैर अभी यह दूर की कौड़ी है, खासकर राजस्थान में इतना आसान नहीं है थर्ड फ्रंट के लिए आगे आना। लेकिन इतना तय है कि यह लड़ाई मोदी बनाम जो है अशोक गहलोत की होने वाली है। इसमें जुड़े हुए हैं अटल खंडेलवाल जी बीजेपी से, पौरुष भारद्वाज कांग्रेस से, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रवि अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। अटल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस हिसाब से अभी रवि अरोड़ा जी ने कहा कि अगर बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी को चेहरे के तौर पर राजस्थान में उतारती है तो साफ तौर पर बीजेपी को फायदा ही होगा, क्योंकि गहलोत साहब के बयान को अगर आप देखें तो साफ तौर पर वो भी इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए मोदी जी सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे बड़ा ब्रांड है, विश्व गुरु बन चुके हैं। अब वो ऐसे नेता को क्यों उतारना चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इस बात का डर है कि अगर बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री मोदी हुए तो उन्हें फाइट करने में बहुत दिक्कत आएगी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, पता नहीं क्या अजीब सी बात है कि गहलोत साहब ने भी ये समझ, मुझे तो अपरिपूर्ण सा स्टेटमेंट लगता है। मोदी जी को कहाँ उतारा जा रहा है? मोदी जी प्रधानमंत्री है इस देश के, और मोदी जी विश्व गुरु के रूप में भी अब विश्व उनको जानने लगा है, तो उनको उतारने की कहीं जगह नहीं है। उनके जो क्रियाकलाप, जनता के साथ जो अटैचमेंट्स हैं, जिस तरीके से वो जनता की सेवा कर रहे हैं, जिस तरीके से राष्ट्र को उन्होंने ऊपर उठाया है, जवानों को, किसानों को, और जिस तरह उनका लॉ एंड ऑर्डर इतनी बड़ी संख्या के साथ सेट चल रहा है, उस और मणिपुर और हरियाणा देख रहे थे अटल जी, लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा और मणिपुर देख रहे थे। करोड़ में से 45 करोड़ लोगों को निकाला है। कोरोना काल 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांटा जा रहा है, 80 करोड़ लोगों को हो रहे हैं, फिर भी भारत की जीडीपी को नहीं टूटने दिया है। आज 7.5 करोड़ लोगों के पास कार है। आज जीडीपी अगर देखो तो 3.75 ट्रिलियन बन गई है। पौरुष जी कह रहे हैं कि मणिपुर और हरियाणा में आपका लॉ एंड ऑर्डर देखा आपने? तो क्या बोल रहे हैं अटल जी? पौरुष जी आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, हरियाणा और मणिपुर में आपने लॉ एंड ऑर्डर देखा है कि कैसा है? जवाब दे दीजिए। देखिए मैडम, देखिए इतने बड़े देश में घटनाएं होती हैं और उस पर कंट्रोल भी होता है। लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा में आपने देखा? आप बताइए कि हरियाणा जैसी घटना अगर होती है और उस वेल प्लान तरीके से होती है और उसको जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, तो कहीं भी घटना होती है और उसके अंदर तुरंत से 20 टुकड़ियां भेज दी गई हरियाणा के अंदर और लॉ एंड ऑर्डर को संभाल लिया जाएगा। मणिपुर 3 महीने से चल रहा है, 3 महीने से चल रहा है। पौरुष जी, मणिपुर पे प्रधानमंत्री जी मुंह नहीं खोलते, बीजेपी की तरफ से भी मुंह नहीं खोलते। पौरुष जी, बीजेपी की भी तरफ से लगातार इस बात का आरोप लगाया जा रहा है। भीलवाड़ा की भट्टी की देखिए अटल जी, आप जो देश की उन्नति की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यूपीए 2 के समय 27 करोड़ लोगों को बीपीएल से हमने बाहर निकाला था, और आपके समय में स्थिति ये रही कि 80 करोड़ लोगों को आप फ्री का राशन बांट रहे हैं। पौरुष जी, अटल जी, ऐसे किसी भी पौरुष जी राशन पे निर्भर हो, उस देश की आप प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। मणिपुर चल रहा है और आपके खुद के पार्टी के नेता उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं कि जब नग्न महिलाओं के वीडियो आए जाते हैं तब आपके मुख्यमंत्री कहते हैं 2 महीने पुराना वीडियो है। अटल जी कह रहे हैं, पौरुष जी, अटल जी कह रहे हैं कि बीकानेर में भी ऐसी घटना होती है, रेप होती है, पुलिस उसमें शामिल होती है, भीलवाड़ा से ऐसी खबरें आती हैं, आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। तो राजस्थान में जब इस तरीके का काम हो रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल नहीं होगा। अटल जी एक एक करके, अटल जी ऐसे नहीं। हमारे तो अटल जी आप सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। अटल जी मैं बात कर रहा हूँ। अटल जी, मणिपुर 4 से 6 घंटे राजस्थान में कोई घटना होती है तो 4 से 6 घंटे में उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। राजस्थान में अगर कोई कांग्रेस का नेता घटना में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ अटल जी, पौरुष जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बैठना पड़ता, ऐसे नहीं, एक एक करके बैठना पड़ता। जी मैं बोल रहा हूँ कि जब राजस्थान में कोई घटना होती है तो 4 से 6 घंटे में अपराधी पकड़े भी जाते हैं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। आप देखिए राजस्थान पूरा हमारा जो हमारे यहाँ FIR दर्ज होती है उसका हमारे यहाँ पे
जो कन्विक्शन रेट है वो 48% है। 48% तो इसका फैसला तो जनता करेगी कि भाजपा की सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर सुधारा या कांग्रेस की सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर सुधारा, ये आने वाले वक्त में तय होगा। रवि अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए। रवि अरोड़ा जी, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से कांग्रेस और भाजपा की स्थिति फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो या और मुद्दों को लेकर हो, बातचीत अगर की जाए तो स्थिति के तौर पर अगर आंकलन किया जाए तो आने वाले 2023 के चुनावों में किसकी स्थिति आपको एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मजबूत नजर आ रही है? देखिए, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है ना, मैं बता दूं आपको, स्पष्ट कर दूं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बिल्कुल जब भी देश में कहीं हालात बिगड़ते हैं, चाहे वो दंगे हो चाहे कुछ भी हो, उसका राजनीतिक फायदा कहीं ना कहीं चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे विपक्ष सभी लेने को कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं है, मणिपुर के में जो चल रहा है उसका फायदा भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता दिख रहा है, और इसका फायदा जो हरियाणा में हो रहा है उसका भी साफ साफ होता दिख रहा है। ये रूलिंग पार्टी जहां भी होती है वो कहीं ना कहीं फायदा होता है, लेकिन विपक्ष में नहीं पीछे छूटता। कहीं ना कहीं जो विपक्षी जो वहाँ पे अल्पसंख्यक होते हैं या दूसरी पार्टियां होती है, उनको जो विपक्षी पार्टियां उनको कोशिश करती है कि उनका वोट बैंक पे चेंज लगा सके। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी इसमें जुड़ा हुआ है, सब एक ही उसमें लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात करें तो व्यवस्था, और देखिए कानून व्यवस्था लागू करना कहीं कहीं रूलिंग पार्टी की जिम्मेवारी होती है, और विपक्ष का काम है आवाज उठाना अगर उसे लगता है कि कहीं भी गलत हो रहा है। लेकिन आज जो हालात बन चुके हैं वो ये बन चुके हैं कि अगर रूलिंग पार्टी गलत कर रही है तो आवाज उठाने के बजाय वो खुद भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाती है। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि बिल्कुल कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश होने लगती है मुद्दे को छोड़कर, सीधे तौर पर। सच्चाई ये है कि सभी पार्टियां इसमें मिली हुई है, चाहे आप किसी भी पार्टी की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश में पहले भी पार्टियां रही, वहां भी दंगे होते थे, तो रूलिंग पार्टियां अगर वो दंगे में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट पाई जाती थी तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं उनको रोटियां सेकने का काम करता था। मतलब साफ ये है कि आम आदमी जो है इसमें पिसता है, लेकिन सच्चाई है कि राजनीतिक समीकरण तय किए जाते हैं ऐसे टाइम पर, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बिल्कुल रवि जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ मैडम। जी अटल जी, वक्त की कमी है मुझे जी। हाँ, 2010 के पहले आप शहरों में देख लीजिए, ट्रेन में देख लीजिए, बस में देख लीजिए, हर जगह विस्फोट हुआ करते थे, आतंकवादी गतिविधियां होती थी। आज 10 साल आप देख लीजिए 2014 के बाद के रिकॉर्ड। बिल्कुल, अभी तो 2023 में देखने वाली बात होगी। अटल जी, पौरुष जी और रवि अरोड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। तो पार्टियां हों या फिर राजनीतिक दलों का अपना सियासी फायदा हो, वो साफ साफ देखा जा सकता है। मुद्दा कोई भी हो, उससे भटककर राजनीतिक पार्टियां फायदा उठाने में पीछे नहीं हटती हैं, और ऐसा ही कुछ अब राजस्थान के आने वाले चुनाव को देखते हुए लग रहा है। फिलहाल खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।